हाय एवरीवन, दिस इज़ निवेदिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन फिनिश कर लिया है और अब हम रिवीजन करने वाले हैं थ्रू सम सेंटेंसेस। इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड जितनी भी एरर्स बन सकती हैं या बन भी चुकी हैं एंड इन फ्यूचर बनने के चांसेस भी हैं, उन सभी को कवर करने की मैंने कोशिश की है। इसके बाद एक और पार्ट होगा एरर डिटेक्शन का, जिसमें नाउन से ही रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी। सो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। वन मोर थिंग, जो भी इस चैनल पर न्यू है और पहला वीडियो वो प्रैक्टिस सेशन का ही देख रहे हैं, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले आप नाउन टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट समझ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नाउन की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने लगभग हर एक नाउन के कंसेप्ट को कवर कराया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 5 स्लाइड्स आएंगी जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पहले खुद से ही उन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने भी नाउन की पूरी सीरीज़ देखी होगी उन्हें आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम एज सच जाएगी। स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम जाती भी है तो आप नाउन की सीरीज़ को रेफ़र ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. You can take a screenshot. The second slide, the third one, the fourth one, and the last one is the fifth one. मैं उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंसेस पे चलते हैं। ये है हमारा पहले स्लाइड का पहला सेंटेंस। अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। आप सोचेंगे इस सेंटेंस में तो कोई एरर है नहीं, क्योंकि स्टोरीज़ भी प्लूरल है और वर्ब आर भी प्लूरल है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अमेजिंग स्टोरीज़ है वो एक पर्टिकुलर बुक का नाम है। कैसे पता चला? आगे हमें मेंशन किया है उसने कि एन इंटरेस्टिंग बुक, मतलब ये एक बुक का नाम है जो दिखने में प्लूरल दिख रहा है बट मीनिंग में सिंगुलर है, इसलिए ये जो आर है ये हमारा गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? अमेजिंग स्टोरीज़ इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। आगे बढ़ते हैं। द टीचर्स ऑफ भोपाल सबमिटेड सेवरल मेमोरेंडम्स टू द गवर्नमेंट। अब देखने में तो ये सेंटेंस भी सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको पता हो तो मेमोरेंडम्स कुछ होता ही नहीं है। अब क्योंकि सेवरल लिखा है तो इसके बाद हमें नाउन तो प्लूरल ही चाहिए, लेकिन मेमोरेंडम्स प्लूरल नहीं होता है। द प्लूरल वर्जन ऑफ मेमोरेंडम इज़ मेमोरेंडा। तो ध्यान रखिए, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है, मेमोरेंडम्स कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ऑल हर ब्रदर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन USA। अब जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि ये जो ब्रदर इन लॉज है ये एक कंपाउंड नाउन है। जिन्हें नहीं पता है वो सुन ले ध्यान से। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसी सूरत में जब इनका प्लूरल बनाना होता है तो जो मेन वर्ड होता है, जो चीफ या जो हेड वर्ड होता है, उसमें SES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो ये जो ब्रदर इन लॉज हमने लिखा है, इट शुड बी ब्रदर्स इन लॉ। याद रखिए, इट शुड बी ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स समीर्स हाउस। अब देखने में ये सेंटेंस लग रहा होगा कौन सी एरर का? मल्टीपल एपोस्ट्रोफीज का। तो ध्यान रखिए, ऑफकोर्स एक रूल कहता है कि एक ही सेंटेंस में लगातार आप एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफीज नहीं लगा सकते। तो वैसी सूरत में हम क्या कर रहे थे? प्रेपोजिशन ऑफ लगा रहे थे। बट यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर ये सेंटेंस सही होगा नहीं, क्योंकि हमने जो लिखा है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स समीर्स हाउस। मतलब सेंटेंस ये कह रहा है कि उसने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्त के समीर का घर था, जबकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्त समीर का घर था। मतलब उसके दोस्त का नाम समीर है और उस समीर का वो घर है। तो एक्चुअली में यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। हमें कहना होगा ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड समीर्स हाउस। मतलब वो उसके दोस्त समीर का घर था। दैट मीन्स हिज फ्रेंड समीर्स हाउस। फ्रेंड में से आपको एपोस्ट्रोफी एस हटाना होगा। अगले सेंटेंस पे चलें। देर आर 2 scores बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब स्कोर्स यहाँ पर हमारा डेफिनेट वर्ड है जिसकी वैल्यू होती थी 20, और कहा गया था कि अगर इस नंबर के पहले एक और नंबर लगा हो तो इसे सिंगुलर में लिखना चाहिए।
और क्यों कहा गया था ऐसा? क्योंकि बुक्स जो है वो नाउन है और ये 2 स्कोर्स इसकी क्वांटिटी बताता हुआ एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो वैसे भी प्लूरल नहीं हो सकते थे। इसलिए कहा जाता है कि 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन के पहले अगर एक और नंबर लगा हो तो 100,000 को सिंगुलर में लिखना होता है, और अगर उनके पहले कोई नंबर ना लगा हो तो उन्हें प्लूरल में भी लिखा जाता है। बट हमें यहाँ मेंशन किया है 2, तो हमें क्या कहना चाहिए था? देयर आर 2 स्कोर बुक्स, मतलब 2 स्कोर बुक्स। बुक्स यहाँ प्लूरल रहेगा क्योंकि 20-20 के 2 बंच हैं हमारे पास, तो आंसर हो जाता है देयर आर 2 स्कोर बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। आई होप आपको इसकी एरर समझ में आ ही गई होगी कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में जब कोई बात कही जाती है तो दोनों नाउन सिंगुलर में लिखने होते हैं, प्लस वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स को हमें लिखना होगा टाउन आफ्टर टाउन, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये टाउन हो जाएगा तो उस वजह से ये वर्ब भी हमें सुधारनी पड़ेगी। क्या बोलेंगे हम? टाउन आफ्टर टाउन वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। आगे बढ़ते हैं। देयर वर नो जेंट्रीज इन दैट फंक्शन। अब अगर आपको ध्यान हो तो जेंट्रीज कुछ नहीं होता है, जेंट्री ही वो शब्द है जिसका मतलब होता है सभ्य लोग। ये दिखने में सिंगुलर है बट अपने आप में ये प्लूरल मीनिंग ही रखता है, जैसे कि चिल्ड्रन, जैसे कि कैटल, जैसे कि कैवेलरी, इन्फेंट्री, वैसे ही जेंट्री। ये जेंट्री अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसका प्लूरल जेंट्रीज नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा देयर वर नो जेंट्री इन दैट फंक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। डू नॉट आस्क हिम फॉर मोर मनी एज ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 50,000 रुपीज़ अमंग द पुअर। मतलब सेंटेंस कह रहा है उससे और पैसे मत मांगो क्योंकि उसने ऑलरेडी 50,000 रुपये गरीबों में डोनेट कर दिए हैं। तो क्या उसने 50,000 रुपये डोनेट किए हैं? या तो उसने 50,000 रुपये डोनेट किए होंगे या तो हज़ारों रुपये डोनेट किए होंगे। मतलब इस सेंटेंस में हम कह सकते थे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, बट क्योंकि सेंटेंस में उन्होंने 50 लिखा है दैट मीन्स वो मेंशन कर रहे हैं कि कितने हज़ार? 50,000। तो सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा? 50,000 रुपीज़। ये उसी टाइप का सेंटेंस है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था 2 स्कोर्स बुक्स वाला। तो बुक्स वहाँ पे नाउन था तो 2 स्कोर एडजेक्टिव हुआ, इसलिए उसको सिंगुलर लिखना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे जो रुपीज़ है ये नाउन है और 50,000 यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल में नहीं लिखे जाते, इसलिए हमें लिखना होगा 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपन्स अराउंड देम। मतलब जो अंधे लोगों की लाइफ होती है वो बहुत ही मिजरेबल होती है क्योंकि उन्हें आसपास क्या हो रहा है नहीं दिखता है, नहीं देख सकते हैं वो। अब मीनिंग वाइज तो सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है, आप बोलेंगे मैडम ये तो नो एरर है, बट एक चीज़ आपको अगर याद हो तो जो पजेसिव केस होता था, पजेसिव केस मतलब एपोस्ट्रॉफी वाला केस, कभी भी एपोस्ट्रॉफी हम नाउन में ही लगा सकते थे, और दूसरी बात एपोस्ट्रॉफी एस के बाद जिस पर हमने पजेशन दिखाई है वो भी नाउन ही होना चाहिए था। अब अगर आपको पता हो तो ब्लाइंड जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव है, हालांकि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देने से वो नाउन का काम करने लग जाता है। मतलब ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अंधा, लेकिन जब हम द ब्लाइंड कहते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जितने भी अंधे लोग हैं वो सब। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगने से वो नाउन का काम करता तो है, लेकिन अल्टीमेटली हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया किस में है? एडजेक्टिव में ही लगाया है ना। तो एडजेक्टिव में एपोस्ट्रॉफी ऐसा आप नहीं लगा सकते, लगाना ही है तो नाउन में लगेगा। तो अब हम करें क्या? तो हमें इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखना होगा बाय यूजिंग प्रेपोजिशन ऑफ। द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड मतलब जो अंधे लोग हैं उन लोगों की जो ज़िंदगी है दैट इज़ रियली मिजरेबल। तो ये जो इज़ है ये इसका सब्जेक्ट आपका द लाइफ ही है, और वैसे भी यहाँ पे भी लाइफ ही सब्जेक्ट था, बट प्रॉब्लम ये थी कि एपोस्ट्रॉफी हम एडजेक्टिव में नहीं लगाते, सिर्फ नाउन में ही लगा सकते हैं, इसलिए हमको उसको उस तरीके से लिखना पड़ा कि आपका पोजेशन का मीनिंग भी निकल जाए और एपोस्ट्रॉफी भी ना लगाना पड़े। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फाइव्स आर देयर इन 51515। अब आप सोचेंगे इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, तो एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा
कि जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं कि इसमें कितने 5 हैं, इसमें कितने 4 हैं, इसमें कितने एल हैं, एम है, तो इसको दिखाने का जो तरीका होता है वो एपोस्ट्रॉफी के साथ होता है। तो हमें कहना चाहिए हाउ मैनी 5s आर देयर इन 51515। बोलने में शायद उतना डिफरेंस नहीं आया, पर लिखते वक्त आप ध्यान रखिएगा 5 के बाद एपोस्ट्रॉफ लगेगा और उसके बाद एस। जैसे हम क्या बोलते हैं, देयर आर 2 पीज इन द स्पेलिंग ऑफ एप्पल। एप्पल में 2 पी आते हैं, तो इसमें हम पोजेशन नहीं दिखा रहे हैं, पर इसको लिखने का जो तरीका होता है वो एपोस्ट्रॉफी के साथ होता है। तो ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अब जिन्हें याद हो, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो आंसर हो जाएगा शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट, ना कि अल्फ़ाबेट्स। हालांकि अल्फ़ाबेट्स होता था, पर वो अलग अलग भाषाओं की जो वर्णमाला होती है उनको फिर हम एज अ होल अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, मतलब वो लैंग्वेजेस को रेफ़र करने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान देना, एक शब्द यूज़ हुआ है वुमेन, WOMAN, जो कि सिंगुलर होता है, लेकिन जो वर्ब लगी है वो है प्लूरल, LEAD। जो प्लूरल वर्ब होती हैं वो अपने साथ SES नहीं लेती हैं। दैट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हम वर्ब को सिंगुलर बनाएं या तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएं। अब अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर लीड में S लगा दें तो भी तो सेंटेंस सही हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। सेंटेंस में आगे बोला है इफ़ दे मतलब प्लूरल लोग होंगे। अगर प्लूरल लोग होंगे तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ही चेंज करेंगे, ना कि वर्ब को, क्योंकि आगे सब कुछ उसने प्लूरल में मेंशन किया है। तो करेक्शन क्या होगा? इन इंडिया वर्किंग विमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो मूविंग फर्दर, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस में बहुत सिंपल सी एरर है, बहुत बेसिक सी एरर है, दैट इज़ ऑक्सिस। कभी भी ध्यान रखिए, हर शब्द में SES लग के प्लूरल बने ये ज़रूरी नहीं है, थोड़े से इर्रेगुलर प्लूरल भी बनते हैं। तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता है, दैट इज़ ऑक्सिन, OXEN। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज़ एल्स। नाउ अगेन एपोस्ट्रॉफी का कंसेप्ट। वैसे तो एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, लेकिन इनके साथ जब कभी भी एल्स लग जाए तो वो एपोस्ट्रॉफी एस समबडी में ना लग के एल्स में लगाया जाता है। अब ऐसा करना क्यों पड़ रहा है यहाँ पर? तो सेंटेंस ये कह रहा है कि आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा घर है, ये किसी दूसरे का घर है। तो हमें जो पोजेशन दिखानी है दूसरे में दिखानी है, और दूसरे का मतलब यहाँ पर एल्स से है, तो इट इज़ समबडी एल्सेस हाउस। अब हाउस हम दोबारा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नाउन को बार बार हम रिपीट नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा घर है, ये किसी दूसरे का घर, किसी दूसरे का घर। क्योंकि अगर आपने समबडी में लगाया एपोस्ट्रॉफी तो इसका मतलब निकलेगा कि ये किसी का दूसरे घर। तो किसी का मतलब सामने वाले का भी हो सकता है वो, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारा नहीं है, किसी दूसरे का है। तो एल्स तो हमें चाहिए, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस हमें एल्स में चाहिए, ना कि समबडी में। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव लर्नड दीज पोइट्रीज बाय हार्ट। अब ध्यान रखिए, पोइट्रीज होता ही नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कुछ होता है तो वो पोइट्री होता है, और इसका प्लूरल कभी नहीं बनता, पोइट्री की जाती है। और मैंने जो याद किए हैं वो पोइट्री नहीं याद की है, मैंने पोएम्स याद किए होंगे। सो आई हैव लर्नड दीज पोएम्स। प्लूरल इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दीज लिखा है, अगर दिस होता तो हम पोएम लिख रहे होते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक 2 स्पून्सफुल ऑफ सिरप 3 times a डे। डॉक्टर ने उसको एडवाइज़ किया कि दिन में 3 बार 2 चम्मच भर के सिरप आपको लेनी है। अब ध्यान रखिए, यहाँ एक शब्द यूज़ हुआ है स्पून्सफुल।
जिसका मतलब होता है चम्मच भर के, मतलब डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है कि दिन में 3 बार 2 चम्मच भर के उसको सिरप लेना है। अब ऐसा है कि जो स्पून्स फुल है, दिखने में वो भी कंपाउंड नाउन दिखता है, लेकिन नाउ इट इज़ ओनली 1 वर्ड, और इस शब्द का जब प्लूरल बनता है तो वो स्पून में लग के नहीं, फुल में लगाया जाता है। तो आंसर हो जाता है 2 स्पूनफुल्स। थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, बट आपको ये पता रखना है कि स्पूनफुल या हैंडफुल, ये जो शब्द हैं इनका प्लूरल फुल में लगकर ही बनता है, दैट इज़ हैंडफुल्स या कपफुल्स या स्पूनफुल्स। आगे बढ़ते हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। नाउ रिमेंबर, कंटेंट का मतलब होता था सेटिस्फाई या सेटिस्फैक्शन, लेकिन हम जिस कंटेंट की यहाँ बात कर रहे हैं वो किसी चीज़ के अंदर का जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस कंटेंट को कहते हैं कंटेंट्स, ना कि कंटेंट। तो हमें क्या कहना चाहिए था, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर, मैंने लेटर नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं पता है कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कंटेंट्स। इसको कंटेंट्स ही बोला जाता है। बाकी अगर आपने कंटेंट लिखा है तो इसका मतलब निकलता है सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाई से। ये एक एडजेक्टिव भी है और ये एक वर्ब भी होता है। बाकी कंटेंट्स नाउन है जिसका मतलब इन्फॉर्मेशन से निकलता है। आगे बढ़ें। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब हम आगे आने वाले कुछ महीनों में ये 3 करोड़ों प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, 3 करोड़ों प्रोजेक्ट। अब आप खुद सोचिए, या तो हम 3 करोड़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले होंगे या तो एक ही प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले होंगे जो 3 करोड़ का होगा। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपके पास एक हिंट दी गई है सेंटेंस में, दैट इज़ दिस। इस दिस का मतलब है सिंगुलर। तो अगर ये दिस सिंगुलर है तो प्रोजेक्ट तो सिंगुलर में ही रहेगा, लेकिन ये जो 3 करोड़ है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसका प्लूरल हो नहीं सकता, बिकॉज एडजेक्टिव्स का प्लूरल होता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो 3 करोड़ का है, और उस 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ महीनों में। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें। कमल्स ब्रदर्स बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब इस सेंटेंस में मल्टीपल एपोस्ट्रॉफीज वाली एरर है। बाकी मीनिंग वाइज तो सही है कि कमल के भाई का बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब कौन स्ट्रिक्ट है, बॉस। किसका बॉस, भाई का। किसके भाई का, कमल के भाई का। मतलब कमल के भाई का बॉस स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। बट मीनिंग के साथ साथ ग्रामर भी सही लिखना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपोस्ट्रॉफीज अलाउड नहीं है तो हम वो पोजीशन दिखाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ के थ्रू। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है, उसके बाद आपका पहला नाउन और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाकर दूसरा नाउन। तो क्या लिखेंगे हम, द बॉस ऑफ कमल्स ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अभी भी बॉस ही है कि बॉस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और बॉस किसका, तो कमल के भाई का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये द है, इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। द मोरल ऑफ द आर्मी इज़ हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग। नाउ रिमेंबर, यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है न्यूज़। ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बारे में बोल रहे हैं कि जो न्यूज़ है वो बहुत एनकरेजिंग है, इसलिए जो आर्मी का मोरल है, मोरल का मतलब उनका जो मनोबल है वो बहुत हाई है। अब न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, ना कि प्लूरल। सो द आंसर इज़ द मोरल ऑफ द आर्मी इज़ हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वेरी एनकरेजिंग। आगे बढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड ऑर्डर फॉर हिज रिलीज़। ध्यान रखिए, जो पास किए जाते हैं वो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स होते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, द मजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज़। दूसरी एक और बात इसमें समझने लायक ये थी कि ये जो ऑर्डर शब्द है ये एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी है। अगर ये वर्ब है तो हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसे हमें ऑर्डर्ड करना पड़ेगा, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पास्ट ऑलरेडी एक वर्ब है। मतलब कहीं ना कहीं ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो सिंगुलर में लिखा है, और सिंगुलर में लिखा है तो सिंगुलर नाउन बिना आर्टिकल के तो आती नहीं। तो हम यहाँ पे आर्टिकल तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि एक्चुअली में हमें आर्टिकल चाहिए भी नहीं था। हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्स की जो पास कर रही है मजिस्ट्रेट, उसके बारे में। बाकी हाँ, अगर हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं
तो बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं, शी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे ये ऑर्डर के साथ हम आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सेंटेंस जिस ऑर्डर्स की बात कर रहा है उसे ऑर्डर्स ही कहा जाता है, ना कि ऑर्डर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। जिन्हें ना समझ में आई हो, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, ये ऑर्डर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई रोहन हैज़ टॉट ऑल दीज स्टूडेंट्स, मतलब मैं रोहन, मैंने इन सारे बच्चों को पढ़ाया है। ठीक, अब यहाँ पे जो रोहन है, अगर वो सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से तो हैज़ करेक्ट है, लेकिन अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैज़ नहीं, हैव आता है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे जो रोहन है वो सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पर केस इन एपोजिशन का काम कर रहा है। मतलब जब 2 शब्द एक ही इंसान के लिए यूज़ किए जाते हैं तो जो सेकंड वाला शब्द होता है वो पहले शब्द का केस इन एपोजिशन कहलाता है। मतलब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आई के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं रोहन हूँ और मैंने इन बच्चों को पढ़ाया है। तो आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, दैट इज़ हैव। तो यहाँ पे हमारा करेक्शन होगा, आई रोहन हैव टॉट ऑल दीज स्टूडेंट्स, मतलब आई हैव टॉट ऑल दीज स्टूडेंट्स एंड माई नेम इज़ रोहन। तो रोहन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आई के ही बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं रोहन हूँ और मैंने पढ़ाया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब एक साथ 2 नाउन या 2 प्रोनाउन लिखे जाते हैं, कॉमा से सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए केस इन एपोजिशन कहलाता है और वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए आई के साथ आएगा हैव। आगे बढ़ते हैं। आई गेव हिम 500 रुपीज़ नोट्स फॉर पार्टी, मैंने उसे दिया, क्या दिया, 500 रुपयों नोट्स फॉर पार्टी। तो आप लॉजिक लगाइए कि मैंने उसे 5 नोट दिए हैं, मतलब 5 नोट दिए हैं और वो पाँचों नोट किसके हैं, 100 रुपये के हैं। तो अगर मैंने उसे 5 नोट दिए हैं तो 5 के अकॉर्डिंग नोट्स तो करेक्ट है, लेकिन ये 100 रुपीज़ जो है ये एडजेक्टिव बन गया। अगर ये एडजेक्टिव बन गया तो इट शुड बी सिंगुलर। तो हम क्या बोलेंगे, आई गेव हिम 500 रुपी नोट्स, मतलब मैंने उसे 5 नोट दिए हैं जो कि 100 रुपये के हैं। दैट मीन्स टोटल मैंने उसे 500 रुपये दिए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कहना होगा 500 रुपी नोट्स। इसी से मिलता जुलता अगला सेंटेंस देखें, आई गेव हिम अ 500 रुपीज़ नोट्स। नाउ रिमेंबर, यहाँ आर्टिकल लगा है, आर्टिकल को चाहिए नाउन और इसका नाउन ये आगे जाकर मिला नोट्स, और आर्टिकल ए और एन के बाद सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये नोट्स नहीं होगा, नोट होगा, मतलब उसे एक ही नोट दिया गया है और वो नोट किसका है, 500 रुपये का। तो अगर वो एक नोट 500 रुपये का है तो ये पूरा आपका एडजेक्टिव बन गया, और एडजेक्टिव प्लूरल होते नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा आई गेव हिम अ 500 रुपी नोट, मतलब मिले दोनों टाइम उसको 500 रुपये ही हैं, बट इस बार एक ही नोट मिला है और 500 का है, और इसमें 5 नोट मिले थे पर 100 के थे। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल and so they are reared for wool and meat. Now as you know, sheeps होता ही नहीं है इंग्लिश में, sheep ही सिंगुलर होता है, sheep ही प्लूरल होता है। मतलब इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम चलते हैं, उनकी स्पेलिंग्स में चेंज नहीं आता, और sheep उन्हीं में से ये शब्द है। जिन्हें ये बात समझ में ना आई हो वो नाउन टॉपिक की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, वहाँ इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कितने कितने टाइप के नाउन होते हैं, जो दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं, वर्ब कुछ ले रहे होते हैं, कभी स्पेलिंग चेंज होती है, कभी होती ही नहीं है। ये सारी बातों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। सो योर आंसर इज़ शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। आगे बढ़ते हैं। Women after women spoke against the practice of dowry. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारी औरतों ने भले बोला होगा पर एक के बाद एक के बाद एक ने बोला है, मतलब एट अ टाइम एक एक औरत ने ही बोला है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को सिंगुलर लिखना होता है, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डावरी। आगे बढ़ते हैं। द टीम कैंप्ड एट शिमला, दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड, कठिन, कठोर। यहाँ पे जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन्स के साथ 2 तरीके से काम होता था, सिंगुलर तरीके से भी और प्लूरल से भी। सिंगुलर तब जब एज ए यूनिट उनके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, और प्लूरल कब,
जब उनमें डिवीज़न या सेपरेशन की कोई बात दिख रही हो। तो हमारे सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, जो टीम थी वो उसने शिमला में कैंप किया था। तो टीम कैम्प्ड एट शिमला मतलब जिस टीम में जितने भी लोग थे उन सभी ने किया होगा वहाँ पर कैंप। एंड दे फॉलोड अ रिगरस रूटीन लिखा है। तो जब टीम यहाँ पर सिंगुलर ट्रीट की जा रही है तो हमें उसके साथ सब कुछ सिंगुलर में चलाना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर आप दे की जगह पे लगाओगे सिंगुलर प्रोनाउन। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा लगाओगे, ही लगाओगे या शी लगाओगे? तो आप ही और शी दोनों ही नहीं लगाओगे। कलेक्टिव नाउन न्यूटर जेंडर फॉलो करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका द टीम कैम्प्ड एट शिमला, इट फॉलोड अ रिगरस रूटीन। कलेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नाउन टॉपिक का पार्ट 8 देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। कुछ सेंटेंसेस हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही उठाए हैं और ये उन्हीं में से एक है कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं उन लोगों को सलाह दूं जो इतने भी सेंसिबल नहीं हैं कि अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर सके। अब यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है एडवाइस, जो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता। दूसरी बात, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब नहीं लेते। और तीसरी बात, इनके पहले आर्टिकल ए और एन या कोई भी डेफिनेट नंबर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, और अगर लगाना होता था तो हमें उसको डिफाइन करना पड़ता था। तो ये जो आर्टिकल ए और एन है, या तो आप इसे लगाओगे ही नहीं, लेकिन अगर लगाना हो तो आप उसे डिफाइन कर सकते थे। क्या कह सकते थे हम? इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर अ लॉट ऑफ एडवाइस, या फिर सम एडवाइस एज पर द नीड। तो एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर वर्ब लेता है, और आर्टिकल ए और एन आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। मूविंग फर्दर, द सीजर इज केप्ट ऑन द टेबल। नाउ सीजर एक वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। दो चीज़ों से मिलकर जो एक बनती हैं उन्हें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर आपको याद हो तो स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, ये वो नाउन है जो दिखने में दो होते हैं बट एट द एंड वो एक ही होते हैं। तो दो से मिलकर जो एक बनते थे उन्हें प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता था, और सीजर उन्हीं में से एक है। तो हम क्या बोलेंगे? द सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल। आगे बढ़ें। व्हाट इज़ दिस बुक्स प्राइस? मीनिंग वाइज देखें तो ये सेंटेंस सही मीनिंग देगा कि इस बुक का प्राइस क्या है, बट ग्रामर क्या कहती है कि एपोस्ट्रॉफी आप नहीं लगा सकते नॉन लिविंग थिंग्स में। मतलब नाउन में लगाना तो है पर नॉन लिविंग में नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते थे? इसको ट्विस्ट करके लिखते थे बाय यूजिंग प्रेपोजिशन ऑफ, कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। तो इससे आपने एपोस्ट्रॉफी भी नहीं लगाया और मीनिंग भी आपका सही रहा। तो करेक्शन आपको प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर करना पड़ता है जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिच इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी। नाउ यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है रिच। अगर आपको पता हो तो ये एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम तो या तो नाउन का है या तो प्रोनाउन का है। बट ऐसा कहा जाता है कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो नाउन बनने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाए तो वो नाउन बन जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। बट वो कौन सा नाउन बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? ऑब्वियसली प्लूरल। तो हमें करेक्शन क्या करना होगा? द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच का मतलब होता है अमीर, और द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, अमीर लोगों की। तो कभी भी एडजेक्टिव के पहले द लगने से वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है और फिर आपको प्लूरल वर्ब देनी पड़ती है। इसी से मिलता जुलता अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि रिच एडजेक्टिव होता है वैसे ही पुअर भी तो एडजेक्टिव होता है। अब अगर ये एडजेक्टिव है और उसके पहले हमने द लगाया तो यहाँ तो द पुअर भी आपका नाउन बन गया। लेकिन आप ये सोचिए, अगर द पुअर नाउन है तो फिर ये मैन यहाँ पे क्या कर रहा है? मतलब कहीं ना कहीं मैन एक्चुअली में नाउन है और पुअर इसकी विशेषता बताता हुआ एक एडजेक्टिव है, और आर्टिकल किसके लिए लगा है? मैन के लिए। मतलब द मैन, एक आदमी, और वो आदमी कैसा है? पुअर है। और उस एक आदमी के लिए हमने ये जो वर्ब लगाया हैज़,
ये अपने आप में सही हो जाता है। तो ये सेंटेंस होता है आपका नो एरर। अगला देखते हैं, द पुअर हैव नो टाइम टू रेस्ट। अब ये जो हैव है इसका सब्जेक्ट कौन है? पुअर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन नहीं सकते। तो इसको नाउन बनाने के लिए क्या किया गया? आर्टिकल द लगाया। जैसे ही आपने द लगाया, यहाँ द पुअर पूरा एक नाउन बन गया, जिसका मतलब होता है गरीब लोग। मतलब ये पूरे गरीब लोगों की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गरीब लोगों के पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे द पुअर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये हैव भी करेक्ट हो जाता है। पिछले सेंटेंस में द पुअर हमारा सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे मैन सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर है, इसलिए हैज़ करेक्ट हुआ। और यहाँ पर द रिच सब्जेक्ट था, इसलिए हमें आर करना पड़ा। आई होप आपको ये तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझ में आया होगा कि कहाँ पर नो एरर और कहाँ पर करेक्शन करना है। आगे बढ़ते हैं। शी सेड टू हिम, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट। मतलब उसने उससे कहा कि मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। अब यहाँ पे जो शब्द यूज़ हुआ है वर्क्स, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जो काम होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। हालांकि वर्क्स होता है जिसका मतलब रचनाएं होता है, लेकिन यहाँ रचनाओं या कॉम्पोजिशंस की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे बात हो रही है काम की। जो काम होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हिंदी में शायद हम बोलते हैं एक दो काम है, लेकिन इंग्लिश उसे अनकाउंटेबल में रखती है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो बन ही नहीं सकता था। तो पहली गलती तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लूरल लिख रहे हैं वर्क्स, इट शुड बी वर्क। और दूसरी एक और गलती हो रही है इसमें, हालांकि ये नाउन का टॉपिक है, फिर भी इसके साथ मैनी वाली एरर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर ये साथ में ही एरर आ जाती है। मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो करेक्शंस करने हैं, एक तो वर्क्स को वर्क करना है, और दूसरा इस मैनी को हटाकर कुछ अनकाउंटेबल चीज़ के लिए जो एडजेक्टिव लग सकता है वो लगाना है। जैसे कि हम लिख सकते थे मच वर्क, या फिर अ लॉट ऑफ वर्क, या फिर हम सम भी लिख सकते हैं। सम काउंटेबल चीज़ों के लिए भी लग जाता है और अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए भी। और अगर आपको मैनी लिखना ही है तो यू हैव टू डिफाइन इट बाय यूजिंग मैनी पीसेस ऑफ वर्क, अदरवाइज आप मैनी डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। तो आंसर होता है हमारा आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, या आई हैव सम वर्क टू कंप्लीट। अगले पे आते हैं, हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर मेकिंग फिल्म्स। नाउ रिमेंबर, इक्विपमेंट जो वर्ड होता है वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि फर्नीचर होता है, फर्नीचर के अंदर सब कुछ आ सकता है, टेबल चेयर सब कुछ। वैसे ही इक्विपमेंट के अंदर ही आपके सारे टूल्स आते हैं, तो इसका भी प्लूरल कभी बनता नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर होता है। तो हमें कहना चाहिए था हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट फॉर मेकिंग फिल्म्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। नाउ रिमेंबर, मशीनरीज जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर कुछ होता है तो मशीनरी होता है, लेकिन वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कुछ फिज़िकली एग्जिस्ट करता है तो वो मशीन्स होती हैं। तो अगर आप मशीन्स कहना चाह रहे हो तो उसका सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन मशीनरी अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसका आप प्लूरलाइज तो कभी नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस गलत है, हमें कहना चाहिए था द मशीन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। आगे बढ़ते हैं, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। नाउ अगेन, अरेबियन नाइट्स यहाँ पे दिखने में प्लूरल है पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर बुक का नाम है। और अगर ये पर्टिकुलर बुक का नाम है तो चाहे दिखने में प्लूरल दिख रहा हो पर है तो वो सिंगुलर। कोई भी प्रॉपर नाउन सिंगुलर ट्रीट की जाती है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो अरेबियन नाइट्स इज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें, मैनी पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, राह में चलने वालों को हम पासर बाय कहते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो योर कंपाउंड नाउन जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पासर और बाय। इसका भी जब हमें प्लूरल बनाना हो तो जो मेन वर्ड है उसमें एस लगेगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? पासर, और मैनी लिखा है इसलिए हमें प्लूरल ही लिखना था, मैनी पासर्स बाय। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, सेवरल थीसिसेस वर प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जॉय बट नन वर एक्सेप्टेड। अब सेवरल के बाद तो नाउन प्लूरल ही चाहिए पड़ता है, और जनरली हम क्या करते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो हमने सोचा थीसिस का प्लूरल थीसिसेस होता होगा, बट
हर नाउन का एस लगकर प्लूरल नहीं बनता। थीसिस का प्लूरल होता है थीसिस, जिसकी स्पेलिंग में चेंज आता है, आई की जगह पर ई लग जाता है, तो द स्पेलिंग विल बी THESES अगर प्लूरल लिखना है तो। सिंगुलर लिखना है तो THESIS। आगे बढ़ते हैं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली। नाउ अगेन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका प्लूरल भी कभी नहीं बनता, तो हमें कहना चाहिए था यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली। आगे बढ़ते हैं। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग। नाउ हियर रेस इज नाउन और 2 के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इट शुड बी सिंगुलर। जैसे 200 मीटर रेस होती है, 400 मीटर रेस होती है, वहाँ पे अपन 400s तो नहीं बोल रहे होते हैं। सिमिलरली 2 miles रेस नहीं होगा, 2 mile रेस। तो यहाँ पर रेस नाउन है और 2 mile एडजेक्टिव है, इसलिए उसको सिंगुलर में लिखना पड़ा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 10,000 आर अ बिग अमाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि 10 के बाद 1000 में एस क्यों नहीं लगा, तो आप समझना, वो ये कह रहा है कि 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो रकम आप कैसे गिन सकते हो, उसको तो आपको सिंगुलर में ही बताना पड़ेगा। 10,000 रुपये हम गिन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि 10,000 एक बड़ी रकम होती है। यहाँ हम उसको एज अ होल एक सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए उसको हमें 10,000 ही बोलना है। और क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें यहाँ पे आर को इज़ करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 10,000 इज़ अ बिग अमाउंट। मतलब ये जो 10,000 है ये पूरा एक क्वांटिटी है। जैसे हम बोलते हैं ना 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो 10,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। तो वहाँ पे हम 10,000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट ही बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो 10,000 एज ए यूनिट ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो कभी भी कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एज ए यूनिट दिखा रहे हैं, तो वो सिंगल मानी जाती है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लें। 5 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, तो उस 5 किलोमीटर को हम सिंगल एंटिटी मान रहे हैं कि बहुत लंबी डिस्टेंस है, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर इज़ बोलेंगे हम। वैसे ही 10,000 इज़ अ बिग अमाउंट। आई होप आपको बात समझ में आई हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देर आर मैनी माउसेज इन योर हाउस। नाउ रिमेंबर, माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होता है, माइस होता है। सो देर आर मैनी माइस। नाउ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। अब ये जो क्राइटेरिया शब्द है, आप ध्यान देना, ये दिखने में सिंगुलर है बट एक्चुअली में ये प्लूरल होता है। और हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़, मतलब एक की बात कर रहे होंगे। अगर एक की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी सिंगुलर। अब आप सोचेंगे कि क्राइटेरिया तो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल होता होगा क्राइटेरियाज, बट नहीं। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो जो क्राइटेरियन है वो सिंगुलर, प्लूरल होता है क्राइटेरिया। और क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं, यहाँ लगा है इज़, इसलिए हमें क्राइटेरिया को क्राइटेरियन करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्राइटेरियन सिंगुलर और क्राइटेरिया प्लूरल है, तो अगला सेंटेंस शायद आप समझ पाओ। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। ना अ नंबर मतलब एक से ज़्यादा होंगे, अ नंबर का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे के बाद हमें ये नाउन प्लूरल चाहिए। अब दिखने में तो ये प्लूरल दिख रहा होगा, लेकिन क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है। तो आंसर होगा द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल मिसिंग। अब सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफीज लगातार नहीं आ सकते, पर बीच में कंजंक्शन हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। मतलब जॉन में एपोस्ट्रोफी लगा है वो भी ठीक है, मैरी में लगा है वो भी ठीक है, मतलब जॉन का भी कुछ और मैरी का भी कुछ। तो अगर दोनों की अलग अलग पोजीशन है तो इसके बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए थी, तो हमें इसको हाउसेस करना पड़ेगा। बट अगर सेंटेंस को पूरा पढ़ें और आगे हम ध्यान दें तो आगे बोला गया है कि फाउंड द कपल मिसिंग। कपल मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों एक ही घर में रहते हैं, और अगर दोनों एक ही घर में रहते हैं तो हाउस को हम हाउसेस नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों को ही हमें एक घर में रखना होगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉन में से एपोस्ट्रोफी एस को हटाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, आई विजिटेड
जॉन एंड मैरीज हाउस, मतलब मैं जॉन और मैरी के घर गया था 3 बार, पर वो दोनों वहाँ पर नहीं थे। तो जब भी एक ही चीज़ का पोजीशन दिखाना हो मिलकर, तो लास्ट वाले में बस हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पहले के जितने भी हों, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उसमें एपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाते। जैसे अगर हम कहते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके फादर, तो चारों के एक फादर हमें दिखाने हैं, तो राम कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत एंड शत्रुघ्नस फादर ऐसा लिखना होगा। और चारों के अलग अलग दिखाने होते तो फिर हम चारों में एपोस्ट्रोफी लगाकर नाउन प्लूरल लिखते। बट फिलहाल हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये कपल हैं तो हमें एक ही घर में इनको दिखाना है, इसलिए हमने सिंगुलर बनाया। बाकी अगर ये अलग अलग घर के होते, सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया होता थ्राइस पे आकर, तो हम बिल्कुल हाउस को हाउसेस करते। बट फिलहाल क्योंकि ये कपल हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो हाउस तो एक ही है, इन दोनों को एक घर में रखने के लिए हमें सिंगल पोजीशन दिखानी होगी, जॉन एंड मैरीज हाउस। नेक्स्ट पे आते हैं, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। पोर्टर मतलब जो सामान वगैरह कैरी करने का काम करते हैं, कैरियर कह सकते हैं हम उन्हें। सेंटेंस क्या कह रहा है कि कोई भी पोर्टर अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसने उसका लगेज खुद कैरी किया। अब यहाँ पे जो लगेजेस शब्द है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप सामान नहीं गिन सकते, आप नंबर ऑफ़ बैग्स, नंबर ऑफ़ ट्रॉलीज गिन सकते हो, पर लगेज इज़ अनकाउंटेबल एंड इट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। आगे बढ़ें, द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 seconds टू जनरेट टेबल्स एंड ग्राफ्स आउट ऑफ रॉ डेटा। अब ओनली 1 लिखा है, तो ओनली 1 मतलब सिंगल होगा, सिंगल है मतलब ये सेकेंड्स नहीं होगा, इट शुड बी सेकेंड। अगले पे आते हैं, दीज डेज ऑल द न्यूज़ बाय वेरियस न्यूज़ एजेंसीज आर वेरी हार्ड टू बिलीव एज दे आर मेंट टू इंक्रीज देयर TRP ओनली। नाउ न्यूज़ से रिलेटेड एक और सेंटेंस हम कर चुके हैं, बट फिर से आया है तो फिर से बात करते हैं। न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होती है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आंसर हो जाएगा दीज डेज ऑल द न्यूज़ बाय वेरियस न्यूज़ एजेंसीज इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव। तो ये जो आर है इसको हमें करना होगा इज़। बाकी यहाँ पे जो दे आर लिखा है, दे आर का मतलब न्यूज़ एजेंसीज से है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन से आर को इस करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, मतलब वो ये वाला हिस्सा है। अगले सेंटेंस पे आते हैं, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। नाउ ये जो सराउंडिंग होता है, जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, उसे सराउंडिंग नहीं सराउंडिंग्स कहते हैं। तो सराउंडिंग में हमेशा एस लगता ही है। सो द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचैंटेड मी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फिजिक्स आर टॉट बाय प्रोफेसर एलेक्स। अब यहाँ एक शब्द यूज़ हुआ है फिज़िक्स, जो कि सब्जेक्ट है, और याद रखिए ये वो सब्जेक्ट है जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स। ये दिखने में प्लूरल दिखते हैं, पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो हम क्या बोलेंगे, फिज़िक्स इज़ टॉट बाय प्रोफेसर एलेक्स। बट अब एक इसका एक्सेप्शन समझना होगा अगले सेंटेंस में, द फिज़िक्स ऑफ दिस एयरप्लेन आर नॉट राइट, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फ्लाइंग प्रॉपरली। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, हम फिज़िक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो एयरप्लेन में जो फिज़िक्स यूज़ हुई है, जो एरोडायनेमिक स्किल्स हमने यूज़ की है उस एयरप्लेन में, वो सही नहीं है। तो क्योंकि वो एरोडायनेमिक स्किल्स की बात कर रहा है, इसलिए वो एज अ सब्जेक्ट नहीं ट्रीट हो रहा है, वो स्किल्स की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्लूरल वर्ब है ये करेक्ट हो जाता है। मतलब ये सेंटेंस नो एरर है। तो ध्यान रखिए, कभी भी मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, ये जो शब्द होते हैं, जब ये विषय की बात करते हैं, जो पढ़ाए जाने वाले एकेडमिक्स होते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। पर कभी भी जब ये पोजीशन दिखाने लगें का, के, की के सेंस में, जैसे हमने कहा हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, तो हिज मैथमेटिक्स मतलब उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब वो गणित की बात नहीं कर रहा, उसकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड करेक्ट हो जाता है। पर अगर हम बोलें मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इज़ आएगा कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट।
आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसका ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ़ वन वॉन्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी वन। ये वन मतलब कोई भी हो सकता है। वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड्स। नाउ रिमेंबर, इंग्लिश में ये जो वर्ड होता है, ये जो शब्द है वर्ड, इसको दो तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो शब्द के सेंस में, जब ये शब्द है और एक शब्द है तो हम बोलेंगे वर्ड, और सेंटेंस के जो एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो हम कह देते हैं वर्ड्स। बट ये जो WORD वर्ड है, इसका एक मतलब और होता है, दैट इज़ प्रॉमिस या वचन। तो जब भी सेंटेंस में इस शब्द को हम वचन के सेंस में यूज़ कर रहे होंगे या प्रॉमिस के सेंस में यूज़ कर रहे होंगे तो इसको हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाएगा। बाकी हाँ, अगर आपसे बोला जाता है योर स्पीच शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, तो वहाँ पे वो 200 वर्ड्स करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वन मस्ट बी ट्रू टू वंस वर्ड, यहाँ पे वर्ड आएगा ना कि वर्ड्स। अगला देखते हैं। 2 summons have been issued by the court but he has not appeared yet। मतलब 2 समन्स उसको इशू किए जा चुके हैं कोर्ट के द्वारा, पर अभी तक वो अपीयर नहीं हुआ है। अब देखने में तो सेंटेंस ठीक लग रहा होगा, क्योंकि 2 के बाद नाउन प्लूरल चाहिए होती है, तो समन्स हमें प्लूरल दिख रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो तो जो समन्स में एस लगा है उससे वो प्लूरल नहीं बन रहा है। समन्स एक सिंगुलर नाउन है और हमें क्योंकि प्लूरल चाहिए है तो इसका प्लूरल होता है समन्सेस। तो आंसर हो जाएगा 2 समन्सेस हैव बीन इशूड। और एक समन्स होता तो भी हम एस लगाते, क्योंकि 1 समन्स होता है, और जो समन होता है SUMMON वो वर्ब के तरीके से यूज़ होता है। एज ए नाउन समन्स ही होता है और प्लूरल बनाना हो तो समन्सेस होता है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हुज स्पेक्टिकल इज़ लाइंग ऑन माई स्टडी टेबल। स्पेक्टिकल हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये 2 लेंसेज से मिलकर एक बना होता है, और क्योंकि स्पेक्टिकल प्लूरल में लिखा है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो आंसर हो जाएगा हुज स्पेक्टिकल्स आर लाइंग ऑन माई स्टडी टेबल। यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको बन गई होंगी। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस होंगे नाउन पर बेस्ड, और कुछ एडवांस लेवल टाइप का भी हम कह सकते हैं, प्लस कुछ नई नई चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।